उन्होंने नहीं कहा। हिंदू समाज में कुछ प्रैक्टिसेस, छुआछूत का जो व्यवस्था था उसका खिलाफ संघर्ष किया। बाद में कुछ लोगों ने, बाबा साहब तो जब उन्होंने दीक्षा लिया 14 अक्टूबर को, उसके ज़्यादा दिन बाद वो नहीं रहे हमारे बीच में, तो पूरा बात उन्होंने नहीं बता पाया देश में घूम घूम करके, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, उसका बात पूरा पहुंचा नहीं पाया। मैंने बहुत डीप रिसर्च किया है। बाबा साहब ने जो कह के किया उसको बाद में कुछ लोगों ने मिस इंटरप्रेट करने का शुरू किया और कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा है, इसलिए हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ाई करना है। ऐसा बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। बाबा साहब ने सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है, मैं एक ऐसा धर्म को अपनाता हूं जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट नहीं होगा, उसमें इक्वलिटी के नाम पे गया। वो हिंदू धर्म को दुश्मनी के रूप में कभी भी नहीं देखा है। क्योंकि सर, छोटा सा जो घटना है, घटना बहुत हजारों है। एक छोटा सा घटना आप भी सुनेंगे तो सब कन्विंस होगा, आपने भी पढ़ा होगा। इंग्लैंड से जब, अमेरिका से पहले वो पढ़ के जब वापस आए, अब सूरत में, बड़ौदा का महाराजा के वहाँ में उसको नौकरी करना था, क्योंकि वो स्कॉलरशिप का एक कंडीशन था। तो वहाँ जाकर के उन्होंने जब काम करने शुरू किया तो बैठने का जगह नहीं था, तो एक गेस्ट हाउस, टूटा फूटा गेस्ट हाउस में रुकने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। वो पारसी लोगों के लिए गेस्ट हाउस बनाया था, तो अंबेडकर को वहाँ रहने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि आप तो पारसी हैं, आप छुआछूत में आप विश्वास नहीं करते हैं, मुझे कुछ दिन रहने दीजिए। लेकिन कहा कि नहीं, आप हिंदुओं में छुआछूत है तो हमारे लिए भी आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। फिर एक क्रिश्चियन दोस्त जो लंदन में उसके साथ पढ़े, उसके पास गए, उनको कहा कि आप तो ईसाई हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आपको यहाँ छुआछूत नहीं होते हैं, मुझे एक कुछ दिन के लिए आपको यहाँ रहने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको रहने दूंगा, मगर आपको अगर मेरा बगल घर में रहने दूंगा तो मेरा सारा बिजनेस ठप हो जाएगा, कोई मेरा साथ काम नहीं करेगा, इसलिए आपको मैं रहने के लिए इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। तो उसके बाद जब वो संभाजी नगर से आगे जाके अजंता फोर्ट देखने गए, आते समय संभाजी नगर में जो दौलताबाद फोर्ट है वो देखने गए अपने कुछ साथियों के साथ। टूटा फूटा गाड़ी में गई तो पूरा धूल हो गई। धूल साफ करने के लिए वहाँ छोटा सा तालाब था। तालाब में जब गए तो कुछ मुसलमान ग्रुप आए और कहा कि तुमने हमारा तालाब को छू करके क्यों गंदा किया है। उन्होंने कहा कि, बाबा साहब ने कहा, अभी रमज़ान चल रहे हैं और आप लोग मुसलमान में छुआछूत नहीं होते, तो ये पानी छूने से आप कैसे आप गंदे हो गए। कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने हमारे तालाब का पानी छुआ, आपको हम लोग सबक सिखाएंगे। तब बाबा साहब ने वो बड़ा वाक्य कहा, जो हिंदुओं के लिए अछूत है वो मुसलमानों के लिए भी अछूत है, ईसाई के लिए भी अछूत है और पारसी के लिए भी अछूत है। तब जाकर के बाद में, बहुत लंबा कहानी मैं इतना नहीं कहूँगा, तब 1956 में दीक्षा भूमि में जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया है। तो इसमें किसी एक धर्म के खिलाफ बाबा साहब का नहीं रहा, उसका जीवन में कई घटनाएं हुए हैं। तो बाबा साहब ने जब अपना रिजर्वेशन को लेकर के, जो बैकवर्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को लेकर के उन्होंने बात शुरू किया, कई बहस हुए हैं उसमें, और संविधान का वो सदन में जो बहस हुए हैं सबके सामने मैं अलग से तो कुछ बता नहीं रहा हूँ। बाबा साहब ने जब 10 इयर्स रिजर्वेशन को लेकर के जब प्रावधान बना रहे थे, तो बाबा साहब ने एग्री नहीं किया था कि 10 साल क्यों, ये उतने साल तक होना चाहिए जब तक जो पिछड़े वर्ग लोग बराबर में ना आ जाए। लेकिन सब ने कहा कि 10 साल के बाद और जरूरत पड़ेगा तो उसको बढ़ाना चाहिए। तब उस समय बाबा साहब ने कहा, I want to impress upon you that the reservation of seats in the assemblies and the parliaments is only for 10 years, although I wanted it till untouchability was prevalent in India. Our own people who became members of the parliament on Congress tickets opposed me not to speak of members belonging to a high caste. So, thinking that something is better than nothing, I agreed that reservation may be for 10 years and secured something for our people. कुछ नहीं से तो कुछ सही, इसलिए बाबा साहब ने इस चीज़ को माना है और अब सब पार्टी उसको एक्सटेंड करते आ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू क्योंकि बड़े नेता थे, पंडित नेहरू पहला प्रधानमंत्री बन गए,
बाबा साहब के बीच में कुछ डिफरेंसेस तो था, वो तो आप भी मालूम है, हमको भी मालूम है। बाबा साहब ने एक जो कोट को मैं करता हूं, बाबा साहब ने जो कहा था, आई जस्ट सी द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू, he has delivered 2000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of the scheduled caste events once. From this you can judge what sympathy the Congress party can have for our people when its leader is so much adamant Pandit Nehru is always for the Muslims. ये बाबा साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक वोट अपने ओर से नहीं डाल रहा हूं। सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अरे संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, बाबा साहब के बारे में बात नहीं करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे हम? रिजर्वेशन, दो बड़ा व्यू को जानना जरूरी है। पर्पस ऑफ रिजर्वेशन, सर रिजर्वेशन का कारण क्या है, उसमें नजरिया किसका क्या है? अंबेडकर का व्यू है फोकस ऑन सोशल जस्टिस टू अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड डिसमेंटल कास्ट हायरार्कीज, और पंडित नेहरू जी का व्यू था, he viewed reservation as a temporary tool to integrate disadvantaged groups into mainstream. ये देखिए, इसमें कोई इतना निगेटिव नहीं है, जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को मैं बता रहा हूं। अप्रोच टू द कास्ट सिस्टम, अंबेडकर जी advocated for complete evolution of caste system. Nehru ji believed in gradual reforms and hoped discrimination would diminish over the time. Timeline for reservation, Baba Sahib wanted reservation needed indefinitely till equality was achieved. Pandit Nehru ji advocated for time-bound reservation for 10 years. Empowerment के बारे में क्या विचार था? Baba Sahib emphasized representation and dignity, ensuring Dalits had a voice in governance and opportunity. Pandit Nehru ji focused on economic development, believing discrimination would automatically reduce over the time. तो सर ये सारे जो चीज मैं जो बता रहा हूँ, थोड़ा सा अगर विपक्ष के लोग भी कष्ट करेंगे तो वो भी पढ़ सकते हैं खुद, ये अवेलेबल है किताब। इसलिए मैं मानता हूँ कि अंबेडकर्स व्यू were more systematic and addressed the root cause of inequality, focusing on representation and empowerment. Nehru's views, while progressive, नेहरू तारीफ करने में भी आपको आपत्ति? मैं कह रहा हूं कि Nehru's views, while progressive, underestimated the deep entrenchment of caste-based discrimination which persists even today. In his letter on 27 June 1961, कल हमारा कई सदस्यों ने कोट किए हैं, जो नेहरू जी ने, मैं अभी मेरे साथी कह रहे हैं कि कोट कर दो, लेकिन कल कई लोगों ने कोट किए हैं और थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूं, और हमारा अपोजिशन के लोग ज़्यादा उत्तेजित भी हो रहे हैं। 1961 में पंडित नेहरू जी ने जब पत्र लिखा है सारा मुख्यमंत्रियों को, नेहरू जी रोट अ लेटर टू ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री, वो निगेटिव लेटर नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा उस लेटर में कि अगर हम रिजर्वेशन को बढ़ावा देंगे तो जो इस देश का जो टैलेंट है, जो स्किल है, जिसके पास क्वालिटी है, उसका बर्बाद हो जाएगा, उन लोगों को कोई जगह नहीं मिलेगा, ये कहा है। और साथ साथ में उसके बाद में नेहरू जी ने कई मीटिंग में भी कहा है बातों को, लेकिन हमारा ये कहना है कि नेहरू जी टैलेंट के बारे में सोचते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी टैलेंट के बारे में सोचते हैं, टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि टैलेंटेड को आगे बढ़ाते समय गरीबों को, जो पिछड़े लोगों को कुचल के आप आगे बढ़े, ये नहीं होना चाहिए। यही है फर्क, आगे बढ़ाने तो आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो हजारों साल तक जिसको समाज में काम करने का मौका नहीं मिला, उनको कुचल के हम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यही फर्क है। दृष्टिकोण का जो फर्क है मैं उसी को बता रहा हूं सर। उसके बाद आगे सर, सुनो आगे ध्यान से सुनो, आगे सर, अगर आप ऐसे ही कहेंगे तो मैं
मंडल कमीशन वाला भी बोल देता हूं। मंडल कमीशन रिपोर्ट तो 80 में आ गए थे, लेकिन क्या जरूरत था 10 साल तक आपके सरकार केलकर कमेटी रिपोर्ट पहले, आप लोग इतने सालों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को हाथ नहीं लगाया, और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार बना, नेशनल फ्रंट सपोर्टेड बाय बीजेपी, बीपी सिंह का समय में ही मंडल कमीशन का रिपोर्ट टेबल हुआ है। और उसके बाद सर मंडल कमीशन का ये मैं बाबा साहब तक ही इसी में रखना चाहता था। आप ही टोक के मुझे बुलवा रहे हो, आप नहीं टोकते तो मैं ये बोलना नहीं था, आप टोकोगे तो और उगलेगा। सर 1990 का रिकॉर्ड सबके पास है, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी का वक्तव्य भी सबको मालूम है, और 1985 में जो इंटरव्यू में राजीव जी ने क्या कहा था वो भी सबको मालूम है, कल उल्लेखित हुआ उसका। और उसके बाद में जब आपका पार्टी और राजीव गांधी जी उस समय आपका सबसे पॉपुलर लीडर पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जो कहा उसको तो आप नहीं नकार सकते हैं। तो राजीव गांधी जी ने जो कहा था, पंडित नेहरू जी ने जो कहा था, उसको अगर आज का दिन आप नकारना चाहते हैं तो आप बोलिए ना कि पंडित जी ने और राजीव गांधी जी जो कहा हम उसको नहीं मानते, आप बोलिए। आप वो बोलते नहीं है, फिर उसको विपरीत बात करते हैं बराबर। ये मत कीजिए। एक बात करने का एक लहजे, एक तरीका होता है। आप या तो सहमत है बोलिए या तो असहमत है बोलिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद सर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दुख जाहिर किया, उन्होंने जो इस्तीफा जो दिया, उस इस्तीफा का शुरू में ही उन्होंने मेंशन किया कि अक्सर जो मंत्री अगर कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं तो कारण बताना चाहिए क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। वो कहा कि मैं कारण नहीं बता के भी इस्तीफा दे सकता था, और इस्तीफा देने के बाद मैं कारण बता सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कारण बताना चाहिए। तो पत्र में बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया कि पहला जो कैबिनेट बना वो तो किसी पार्टी चुनाव से जीत करके कैबिनेट तो नहीं बने, उनमें सब विचारधारा के लोग मिल करके वो कैबिनेट बना, फर्स्ट कैबिनेट। क्योंकि पहला सूची जब पंडित नेहरू जी ने बनाया उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं था। तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा कि देखिए जवाहर, ये गवर्नमेंट, ये कैबिनेट आप जरूर हेड है मगर ये आपका नहीं है, ये इंटरिम है, बाद में चुनाव से जो बनेगा वो उसका कैबिनेट होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़ के अगर ये कैबिनेट बनेगा तो ये अधूरा कैबिनेट होगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम को जोड़ा गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया, तो उसमें कई, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, वो भी कैबिनेट बने। कई लोगों को गांधी जी ने पहल करके काफी लोगों को मंत्री बनाया उस कैबिनेट में। तो जब भीमराव अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर दिया तो उन्होंने कहा, उन्होंने कई किताबें जिक्र किया, पत्र में भी है, उन्होंने पंडित नेहरू जी को कहा कि ठीक है आपने मुझे विश्वास करके कानून मंत्री बनाया, बहुत अच्छा है, कानून मंत्री पद का जो गरिमा होता है उसको वो संरक्षण देंगे, काम करेंगे, लेकिन अब देश बन गए हैं, आज़ादी मिल चुका है, संविधान का रचना भी हो चुके हैं, अब देश को आगे ले जाना है। वो संविधान का वो जो भी काम करना था तो वो सब ने किया, आगे भी करेंगे, मगर उन्होंने कहा कि मैं और कुछ करना चाहता हूँ, मेरा प्राथमिकता क्या है। बाबा साहब ने कहा लॉ का डिग्री, बैरिस्टर तो बाद में बने, अमेरिका से पढ़ के वापस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आने के बाद दोबारा लंदन में जाकर के बाद में वो बार लॉ किया है, बैरिस्टर बने। उसका प्राथमिकता क्या है, इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इंडियन टू डू फिलोसफी इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में, किसी भी देश का आप पन्ना उतर के देख लीजिए हिस्ट्री का, बाबा साहब अम्बेडकर का जितना पढ़ा लिखा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। बाबा साहब ने कहा मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इकोनॉमिक्स है, देश को आर्थिक ताकत देने के लिए मैं भी योगदान देना चाहता हूं, मुझे लॉ मिनिस्टर के अलावा कुछ इकोनॉमिक मिनिस्ट्री दे दीजिए, कोई भी, प्लानिंग, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री में कई मिनिस्ट्री है,
लेकिन मिला नहीं है। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि ठीक है मिनिस्ट्री नहीं दिया, लेकिन कैबिनेट कमेटी होते हैं, इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी होता है, किसी ना किसी कैबिनेट कमेटी में मुझे रखिए। किसी भी कैबिनेट कमेटी में बाबा साहब अम्बेडकर को मेंबर नहीं रखा गया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब फ्रस्ट्रेशन आने लगा कि मैं कैबिनेट में बैठ करके काफी चीज तो कैबिनेट कमेटी में तय करके कैबिनेट में तो औपचारिक पास कराते हैं, तो मुझे तो प्रोसेस में ही इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो उन्होंने नेहरू जी को कहा कि आप मुझे कुछ मौका देंगे कि नहीं। तो पंडित नेहरू जी पहले कहा कि आपको प्लानिंग पोर्टफोलियो देंगे, तो वो उम्मीद में थे कि प्लानिंग पोर्टफोलियो देने से कम प्लानिंग प्रोसेस में तो वो सम्मिलित हो सकते हैं। फिर प्लानिंग का पोर्टफोलियो भी नहीं दिया। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि ऑर्नामेंटल के हिसाब से कैबिनेट में रहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पंडित नेहरू जी को जो इस्तीफा देते समय वो जो पत्र लिखा, वो पत्र का सब जरूर पढ़िए, हम लोग भी पढ़ना चाहिए और देश का हर एक नागरिक भी पढ़ना चाहिए। सबको ये सबके लिए लाभ होगा। मैं इसमें जबरदस्ती ठोप नहीं रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। सबको आप भिजवाने की व्यवस्था कर दीजिए। पटल पर रखिए। सर अब मैं कई मुद्दे हैं। हो गया आपका सर अब देश को बाबा साहब तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए सर सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और आजादी प्राप्त करने से सिर्फ नहीं होता है, देश को आगे ले जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का नारा क्यों लगाया? 1947 में भारत के साथ उस समय कई और देश को आजादी मिले हैं। There are many countries, especially in Asia and Africa, who attained independence during the same period of late 40s and 50s and even up to the 60s. Many countries got freedom. आप आज कई देशों का हालत देख लीजिए। डेमोक्रेसी में भारत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। डेमोक्रेसी में हम सबसे आगे बढ़ गए हैं, सक्सेसफुल एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। लेकिन आर्थिक के क्षेत्र में जो सवाल रह गया था, हमारे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कई देशों का जीडीपी पर कैपिटा इनकम हमसे 8 गुना 9 गुना ज्यादा हो गया। तब प्रधानमंत्री जी को लगा कि आजादी सिर्फ होने से नहीं होगा, डेमोक्रेसी होने के साथ साथ भारत को एक अमीर शक्तिशाली राष्ट्र भी बनना चाहिए। तब जाकर के ये विकसित राष्ट्र का नारा लगाया। मैं कभी कभी सोचते रह गया, मुझे किस्मत से काफ़ी कम उम्र में इस लोकसभा का सदस्य बनने का मौका मिला। मैं तब से सोचते रह गया, मैं तो अपोजिशन में थे, पीछे बैठते थे और सुनते थे हमारा सीनियर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, अडवाणी जैसे लोग, उसमें प्रणब मुखर्जी जैसे लोग, चंद्रशेखर जी जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, काफ़ी सीनियर लोग का बात सुनते थे। तो मैं सोचते थे कि 65 ईयर्स 70 ईयर्स के बाद भी भारत अमीर राष्ट्र क्यों नहीं बना? So many countries have become developed country. What is the reason that India could not become developed country? हमारा देश में किसी चीज का कमी नहीं है। सबसे ज्यादा चीज इस चीज को देखना चाहिए कि Indians are one of the most intelligent people in the world. गिफ्टेड है, टैलेंट है, पढ़ा लिखा है, सभ्यता है, हमारा हिस्ट्री है। फिर भी देश गरीब कैसे रहा? आप नहीं सोचते हैं क्या? या आप 65 ईयर्स आप सरकार में रहे हैं इसलिए आप सोचने का मौका नहीं मिला क्या? देश अमीर क्यों नहीं बना? डेवलप कंट्री क्यों नहीं बना? अगर 1947 में या उसके पास 10 साल बाद भी एक लक्ष्य रखता कि इतने सालों तक भारत को विकसित बनना ही पड़ेगा, अगर लक्ष्य रखते तो जरूर प्राप्त होते। ये लक्ष्य 2014 के बाद में हमारे सामने में आया है।
एक लक्ष्य रख करके तो जाना पड़ेगा। किसी राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो लक्ष्य को सामने में रख के चलना होगा। बिना लक्ष्य के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारा हाथ में अब 23 साल बाकी है और 23 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। ये समय कम है, मगर मैं पूर्ण दृढ़ निष्ठा से विश्वास के साथ कहता हूं, पूरा देश एकजुट काम करेंगे तो 23 साल में भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। बाय 2047 इंडिया कैन डेवलप फुल्ली एज एनी अदर नेशन हैज अचीव्ड। तो इसलिए सर, जब कोई न्यू रखता है, विजन रखता है, मैंने सुना विपक्ष के लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है, उसका मजाक उड़ाते हैं। आपके सर, मेरे पास एक विषय आया जो मैं विपक्ष को याद आ गया उस विषय के साथ साथ। एक आदमी एक कॉलोनी में रहते हैं, उसका नाला इतना गंदा है, नाला गंदा है, कागज प्लास्टिक पड़ा हुआ है, और वो उसका फोटो खींच करके हमको भेजा, देखो आपका स्वच्छ भारत अभियान का ये हालत है। तो मैंने पूछा, मोदी जी ने रेड फोर्ट से, लाल किला के प्राचीर से कहा कि भारत को स्वच्छ रखना चाहिए, तो आपके नाला के सामने में जो गंदा है वो मोदी जी आके साफ करना चाहिए कि आप खुद को साफ करना चाहिए? खुद का काम तो खुद करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया है, मिलके करना होता है। प्रधानमंत्री जी अकेला देश को विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते हैं, वो हमारे देश का नेता है, उन्होंने आह्वान किया है विकसित राष्ट्र सबको मिलकर के काम करना होगा, तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। आप मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते हैं, कहीं भी अच्छा प्रोग्राम जब करते हैं आप मजाक उड़ाते हैं। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, मैं फिट इंडिया मूवमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फिटनेस के लिए कुछ कीजिए, फिट इंडिया मूवमेंट का हमने मूवमेंट चलाया। एक भी हमारा ओपोजिशन एमपी फिट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के लिए नहीं आया। क्या आप फिट नहीं रहना चाहते हैं क्या? आप अपना स्वास्थ्य के लिए चिंता नहीं है क्या? आप फिट रहोगे तो देश फिट होगा। फिट सबको रहना है। ऐसा जो कोई पॉलिटिकल चीज है ही नहीं, उसमें भी आप मजाक उड़ाते हैं। वैक्सीन का मजाक उड़ाते हैं। कई मैं उदाहरण देने में, और अभी मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरा एमपी बनने तक हमारा नॉर्थ ईस्ट में, आसाम को छोड़ के पूरा हमारा बॉर्डर एरिया में, मैक्सिमम बॉर्डर पॉइंट्स में गाड़ी से जाने का कोई सुविधा नहीं था, क्योंकि रास्ता नहीं बनाया था। मैं जब नॉर्थ ईस्ट के अलावा मैं जब गृह राज्य मंत्री बना, राजनाथ सिंह हमारा सीनियर गृह मंत्री थे, मैं हेलीकॉप्टर लेकर सीधा गया गुंजी में, क्योंकि गुंजी के बारे में मैंने बचपन से सुना था। क्योंकि गुंजी का एक डॉक्टर मिले मुझे जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि दोबारा आप लोग रास्ता नहीं बनाया इसलिए हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा सर। तो उन्होंने कहा 35 साल पहले गुंजी छोड़ के देहरादून आए, देहरादून से दिल्ली आए, दोबारा वापस जाने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि 18 दिन पैदल चलना पड़ता है बोला। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपका गुंजी जाता हूं, मैं देखता हूं क्या है। तो हम गए, तो गुंजी के जो लोकल लोग हैं, बाकी तो प्लान हो गए, 2-4 लोग मुझे मिले और कहा कि देखिए गांव में बहुत कम लोग बच गए हैं, सब चले गए हैं, आप मोदी जी को बता दीजिए कि गुंजी के लोग सपना देखना छोड़ दिया है, कभी गाड़ी रास्ता बनेगा। तो मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं और आपके लिए रास्ता बहुत जल्द बन जाएंगे। और बाद में 4 साल के अंदर में गुंजी रास्ता बन गया और सारे लोग आराम से एक दिन में धारचूला होते हुए गुंजी पहुंच सकते हैं। आपको याद है, आपके पूर्व रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में जो बयान दिया था, वो तो बहुत ऑनेस्ट बात कहा है। आपके मंत्री हैं, बहुत ऑनेस्टली बोला है, इसलिए मैं तारीफ करता हूं। काम किया नहीं किया, लेकिन बात तो सही बोला है, उसका तारीफ करता हूं। क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैं देश का रक्षा मंत्री हूं और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा सरकार, मतलब कांग्रेस सरकार ने ऐसा पॉलिसी तय किया कि बॉर्डर एरिया में रास्ता नहीं बनाना चाहिए, और रास्ता बनेगा तो उसी रास्ते से चीन
आ जाएंगे और हमारा जमीन ले जाएंगे। आई विल ऑथेंटिकेट आई विल सर। ये पता ही नहीं। राज्यसभा में स्टेटमेंट है क्या खोल देता नहीं वो मैं सर, क्योंकि एक पूर्व रक्षा मंत्री का बात मैंने रखा है तो मैं ऑथेंटिकेट भी कर दूंगा और पूरा भाषण का ट्रांसक्रिप्ट भी मैं लोकसभा के पटल पर रख दूंगा सर। तो क्योंकि सर हमारा देश ठीक है, आमदनी इतना ज्यादा नहीं हो सकता है मगर इतना कमजोर नहीं है कि बॉर्डर एरिया में रास्ता नहीं बना सकते हैं। मोदी जी आने के बाद अब पूरे हमारे गांव, मैं जिस गांव में रहता हूं, मेरा गांव 1962 में 2 सप्ताह के लिए चाइना के कब्जे में चले गए थे। तो हमारा जो पूरा कामिंग रीजन, नेफा का जो कामिंग रीजन है, हमारा गांव, हमारे आसपास पूरे चीन के फौजों ने कब्जा किया था और हम लोग रुकते रहे। मैंने कहा, इसलिए मैंने पहले बताया कि 62 के बाद, 62 में तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन कहानी हमारे सामने में दोहराते रहा, मेरे कानों में अभी भी गूंज रहा है कि चाइना ने आके क्या किया है। डराते थे, खाना खाने में बच्चा लेट करने से बोलते जल्दी जल्दी खाना खाओ नहीं तो चाइनीज लोग आ जाएंगे, ऐसे डराते थे। हम लोगों को मानसिक रूप से डरा के रखा हुआ था। लेकिन हमने जब बड़ा हुआ तो हमने सोचा कि कांग्रेस पार्टी हो या जो भी सरकार थी उस समय, हमारे लिए रास्ता बनाते नहीं है, हमारे बारे में कोई सोचते नहीं है। और जिस दिन मैंने पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय किया तो मेरा पहला निर्णय करने का कारण, जो मुख्य कारण है, वो ये है कि मैं एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करूंगा जिसका सोच राष्ट्रवादी हो और देश का हर एक इंच को बचाने का ताकत रखता है, सोच रखता है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ काम करके मैं आज बीजेपी का सदस्य होने का फख्र महसूस करता हूं। सर, आज जो जिस जगह में हम पैदा, इसका अगर एक मिनट सर, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर इनका उम्र और मेरा उम्र बराबर होता तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन उम्र के लिहाज से मैं आपको नहीं कहना चाहता हूं, इज्जत देता हूं। सीनियर को इज्जत करो, सी इज माय सीनियर, आई विल नॉट स्पीक मच। आप बैठ जाइए। हो गया। अरे छोड़ो यार सर, एक मिनट नो, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? कोई असंसदीय बात नहीं की उन्होंने, माननीय मंत्री जी, कोई असंसदीय बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र मेरी उम्र होती, तो यही तो कहा, कोई असंसदीय बात नहीं की माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आज मैं सर, मैं बहुत ही फख्र महसूस करता हूं। आज बचपन में जिस गांव में मैं पैदल चलता था, जिस जगह मैं बचपन में पैदल जाके 6-7 दिन लगते थे, आज 3-4 घंटे में मैं गाड़ी से पहुंचता हूं। ये बदलाव हमने 10 सालों में देखा। अध्यक्ष महोदय, सर एक मिनट बैठिए प्लीज। नो
बहस करते हैं, प्लीज बैठिए। उन्होंने ऐसा कोई असंसदीय शब्द नहीं कहा जिस पर आप निपट और वो